Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम राज्यपाल ने किया हवाई सर्वेक्षण। जमरानी बांध परियोजना पर चल रहे कार्यों का किया सर्वेक्षण। पीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना। पंचायत चुनाव को लेकर साधा निशाना, कहा चुनाव को कराने से बच रही राज्य सरकार। मधुबन आश्रम की ओर से मसूरी में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन। सनातन धर्म मंदिर से निकाली गई यात्रा, जगह जगह किया गया स्वागत। पंचायत चुनाव से पहले थल थाना परिसर में पुलिस ने की बैठक। शांति व्यवस्था और चुनाव को लेकर बैठक। शस्त्र लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करने के निर्देश। और देहरादून में नशे की पुलिस का अभियान जारी। पुलिस नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए की नोट 160 ग्राम चरस बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता हरीश रावत काशीपुर पहुंचे। हरीश रावत ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मुकेश मेहरोत्रा के बाजपुर रोड स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचकर स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा के सुपुत्र अर्पित मेहरोत्रा को नए प्रतिष्ठान की शुभकामनाएं दी। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार इन चुनाव को कराने से बच रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव को लेकर की जा रही बेईमानी कांग्रेस को कतई मंजूर नहीं है। थे मुकेश जी और सांसद कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उनके बेटे उनके काम को बहुत काबिलियत से आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीति में भी, सामाजिक कामों सरोकारों में भी और बिजनेस में भी जो है। तो उन्होंने जब एक बड़ी शुरुआत की, अपना एक शोरूम बनाया, तो सारे काशीपुर को दावत दी, मुकेश भाई के सब दोस्तों को बुलाया, मुझको भी बुलाया। मैं नहीं आ पाया था, तो आज सॉरी बेटा नहीं आया, जो मिठाई बची है मुझको खिला दो कहने आया। इस तरीके से तैयार है, प्रारंभ से तैयार है। हमारा तो स्टैंड रहा है कि चाहे हमारी नगर पंचायतें हों, चाहे क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें हों, जैसा संविधान संशोधन में कहा गया है कि एक जनप्रतिनिधि से दूसरा जनप्रतिनिधि ही चार्ज लेगा। ये बीच में जो प्रशासक की व्यवस्था बेईमानी के लिए लाएगी, ये हमको कतई मंजूर नहीं थी। और इस समय भी हम पंचायतों के चुनाव करवाओ कह रहे थे। इन्होंने बड़ी होशियारी से कुछ ऐसी उलझने, आरक्षण आदि की पहले नोटिफिकेशन की खड़ी की, ताकि माननीय हाईकोर्ट जो है स्थगित कर दे चुनावों को। माननीय हाईकोर्ट ने इनकी बेईमानी को, इनकी मंशा को भांपा और कहा कि चुनाव तो स्थगित नहीं होंगे, तुम चुनाव करवाओ। और अब नई तिथि डिक्लेयर होगी, लेकिन साथ साथ माननीय हाईकोर्ट ने इनके गर्दन पर तलवार भी रखी है। हाँ, ऑन मेरिट हम आरक्षण के मामले में जो तुमने रोस्टर से छेड़छाड़ की है उसको सुनेंगे। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यदि बेईमान नहीं हो तो बाहर जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव का रोस्टर क्यों नहीं जारी कर रहे, उसके आरक्षण को क्यों नहीं। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि जमरानी बांध परियोजना पर चल रहे कार्यों का मुख्य सेवक और राज्यपाल ने हवाई का सर्वेक्षण किया। 3,638 करोड़ रुपए की लागत से बांध बन रहा है। विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्य सेवक ने पीएम मोदी का आभार जताया। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 6 दशक से परियोजनाएं जो थी वो लंबित थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में मंजूरी मिली है। 2029 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। समय से पूरी की जाएगी परियोजना।
देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि ये योजना पिछले 6 दशक से भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि तराई भाबर की ये योजना धरातल पर उतरे, इसका निर्माण कार्य शुरू हो। लंबा कालखंड बीत गया, कई सरकारें आई और चली गई, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को स्वीकृति मिली है और ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। 2029 का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर ये योजना पूरी हो और इस योजना के पूरा होते ही जहां तराई भाबर के सिंचाई और पेयजल की समस्या का काफी निदान होगा, काफी आसानी होगी लोगों को, वहीं उत्तर प्रदेश के भी अनेक क्षेत्रों में इसका सिंचाई का पानी पहुंचेगा। निश्चित रूप से ये कृषि के क्षेत्र में भी बहुत काम आने वाली योजना है और पेयजल के क्षेत्र में भी तराई भाबर से लेकर और आगे तक की जो भी क्षेत्र इससे आच्छादित होंगे उन सभी क्षेत्रों को लाभ देने वाले। और वहीं मधुबन आश्रम ऋषिकेश की ओर से मसूरी में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा सनातन धर्म मंदिर से निकाली गई, जहां आपको बता दें कि घंटाघर माल रोड होते हुए जो गांधी चौक तक पहुंची और इस दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। विगत पिछले 4 सालों से पर्यटन नगरी मसूरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तगण नाचते गाते भगवान जगन्नाथ का रथ लेकर चलते हैं, जैसे कि आज पर्यटन नगरी भगवान जगन्नाथ के रंग में रंगी नजर आई। ऋषिकेश से आए मधुबन आश्रम के स्वामी परमानंद दास ने कहा कि आज भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचने से भक्तों का अपार हर्ष की अनुभूति होती है और आज पर्यटन नगरी मसूरी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हम सबके स्वामी हैं, हम सबके मालिक हैं और एकमात्र भगवान जगन्नाथ जी ऐसे हैं जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर निकलते हैं और जब भक्त लोग भगवान जगन्नाथ जी का रथ का रास्ता खींचते हैं तो उन्हें अपार आनंद की प्राप्ति होती है। और स्कंद पुराण कहता है जो भगवान की सेवा करता है, रथ का रास्ता खींचता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है और जो भगवान का रथ खींचता है वो आनंद से भर जाता है। बोले जय जगन्नाथ, निताई गौर हरि बोल, जय प्रभुपाद। वो तो आप भी देख रहे हैं कितना उत्साह है, ये असीम उत्साह है। सब लोग उत्साह के साथ नाच रहे हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब उमंग के साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान के नाम के साथ। ये भगवान के नाम की शक्ति है, हरि नाम की शक्ति है। आप भी बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल थाना परिसर में थानाध्यक्ष शंकर सिंह रावत ने सीएलजी सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय व्यापारियों और पत्रकारों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव, यातायात और शांति व्यवस्था के विषय में चर्चा करते हुए जानकारी साझा की। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र थाने में जमा करने की हिदायत दी गई है। तो वहीं बैठक में टैक्सी चालक दीवान गोस्वामी ने कुछ निजी वाहनों के द्वारा सवारी ढोए जाने का मामला उठाया, जिस पर थानाध्यक्ष ने कहा कि निजी वाहनों से सवारी ले जाने वाले निजी वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वही सबसे बड़ी धार्मिक मेला यानी कि कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी हां, सबसे बड़ी धार्मिक कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है, जहां आगामी कावड़ मेले को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन और डीजीपी दीपम सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अहम चर्चा भी हुई और इस बीच मुख्य सचिव और डीजीपी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कावड़ यात्रा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक है, मुख्य सचिव ने कहा, और इसके साथ ही उत्तराखंड के साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। हरिद्वार 5 राज्यों के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। कांवड़िए आस्था के साथ करे हरिद्वार आगमन। अब ऐसे में कांवड़ियों से हुई हॉकी, डंडे, भाले, त्रिशूल जैसी वस्तुएं न लाने की भी अपील की गई है। सीमावर्ती राज्यों के सभी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई, डीजीपी ने कहा, और इसके साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए जाएंगे कड़े प्रबंध और इस साल भी त्रिशूल, भाले, डंडे जैसी वस्तुएं कांवड़ मेले में रहेंगी प्रतिबंधित। उसके बारे में भी बहुत विस्तृत से विचार विमर्श हुआ
और सभी एजेंसीज अपने आपस में समन्वय के साथ उस पर कार्य कर रही हैं। रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी कंप्लायंस सबको करने की आवश्यकता है। सभी दृष्टिकोणों से, सभी बिंदुओं पर जो आवश्यक है उस पर विस्तृत विचार विमर्श। जी, ये संवेदनशीलता बनी रहती है ऐसी यात्रा में। इसके लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो हम लोग शुरू कर दिए हैं, जहां से कांवड़ जिन गांव कस्बों से, जिन जगहों से जहां से ओरिजिन होता है उनका, वहां पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था, वो आईडी कार्ड्स लेके आए, उनकी संख्या के बारे में और जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब शुरुआती दौर में उनको ये सब सूचनाएं पहुंच जाएं, क्या चीजें प्रतिबंधित हैं, क्या चीजें उनको करनी है, जिससे कि एक बहुत ही ये जो आस्था का प्रतीक है ये यात्रा, हम उसी फीलिंग से इसको संपादित कराकर और उनको सकुशल वापस दे देते हैं। और नशे के खिलाफ विकास नगर राव पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 960 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस की कीमत 2 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार सीज किया है। चौकी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया है कि चेकिंग अभियान के दौरान अजित नगर के केडाल रोड से आती हुई स्विफ्ट डिजायर कार को चेकिंग के रोका गया, तो कार चालक पुलिस को देखकर वाहन को पीछे मोड़ने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने वाहन को रोककर चेक किया गया तो कार चालक से 960 ग्राम चरस बरामद हुई। तस्कर की पहचान गोपाल प्रसाद निवासी डाक पत्थर के रूप में हुई है। पूछताछ में तस्कर ने बताया है कि चरस एक बाबा से खरीदी थी, जिसे वह करीब 4 से 5 सालों से जानता था। तस्कर चरस को छोटी छोटी मात्रा में नशे के आदी व्यक्तियों और शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तस्कर से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आए बाबा के संबंध में जानकारी जुटा रही है। पौड़ी पुलिस के सुपर रिस्पांस से 26 जिंदगियां सुरक्षित हुई। 26 यात्रियों का एक समूह गोविंद घाट से ऋषिकेश की ओर कुशल यात्रा कर वापसी के लिए निकला था। सफर की शुरुआत बेहद शांत और श्रद्धा भाव से भरी हुई थी। सभी यात्री एक टेम्पो ट्रैवलर में सवार होकर यात्रा का आनंद ले रहे थे। रास्ते में जब वाहन भोजन के लिए रोका गया, तभी कुछ यात्रियों को संदेह हुआ कि उनके ड्राइवर ने भोजन के साथ साथ शराब का सेवन भी कर लिया। पहले तो सबने सोचा कि शायद ये कोई भ्रम हो, लेकिन जब गाड़ी चली तो ड्राइवर की लापरवाही और नशे की हालत स्पष्ट हो गई। जैसे ही यात्रियों का वाहन श्रीनगर के पास पहुंचा, तो यात्रियों ने 112 नंबर पर डायल कर इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में पौड़ी पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए, जहां पर वाहन को रोका गया और चालक की शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि कर वाहन को बाजार चौकी श्रीनगर राल ले जाया गया, जहां पर यात्रियों ने स्पष्ट कहा है कि हम अब इस प्रकार के साथ एक कदम भी नहीं चलेंगे। वाहन चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि पर चालक को नशे के वाहन चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर दिया गया है। पौड़ी पुलिस ने अपनी संवेदनशीलता और सेवा भावना का परिचय दिया। वहीं पुलिस ने न सिर्फ यात्रियों को आश्वासन दिया, बल्कि श्रीनगर से ऋषिकेश तक का किराया भी दिलवाया और यह सुनिश्चित किया कि सभी यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जीरो 156 नंबर जो टेम्पो ड्राइवर हमने बुक की थी गुरुद्वारा गोविंद घाट से ऋषिकेश तक की, और जो श्रीनगर जो महिला थाना के बाहर जो ड्राइवर ने हमारे साथ बदतमीजी की, जहाँ उसने शराब पी, तो हमने कांटेक्ट किया श्रीनगर थाने पुलिस से, तो उन्होंने हमारी मदद की। हम उनका हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर पुलिस उत्तराखंड का। साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि जो ऐसे ड्राइवर हैं जो संगत को परेशान करते हैं, दारू पी के ड्राइविंग करते हैं, उन पे पूरी लगाम कसी जाए कि फिर संगत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ ऐसा कुछ ना हो। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे हुए हैं, जहां पर बस एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों का हाल चाल जाना। जी हां, रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना के घायलों का जाना कुशल सेम और इसी के साथ घायलों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ले। इस बीच घायलों और उनके परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।
सीएम धामी ने एम्स निदेशक और डॉक्टरों से घायलों के उपचार की भी जानकारी ली। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है, सीएम धामी ने कहा, और ऐसे में घायलों को हर संभव मदद पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। घायलों को समुचित उपचार मिले। सर रेडियल फ्रैक्चर है, फेशियल लैसरेशन है, लेकिन अच्छी बात है कि सर में कोई चोट नहीं है, चेस्ट में कोई मेजर इंजरीज नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, जल्दी स्वस्थ होकर फिर से काम पर लगना है। हाँ, स्वस्थ हो, मुझे पता चल गया। चलिए, भगवान की बड़ी कृपा होगी, जल्दी आप स्वस्थ होइए। ये सबसे सेफ है। नीचे सर सेकंड मेटाकार्पल फ्रैक्चर है, वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, प्लास्टर पे ठीक हो जाएगा। ड्राइव नहीं कर इनको तो आज रिलीव भी कर रहे हैं सर यहाँ पर। स्टेबल इनको कर सकते हैं, बोल रहे आज बोल रहे इनको कर सकते हैं, आज कर रहे ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों का बारे में कल से पूछ रहे हैं, सब चीजें एक एक चीज पता करके रखते हैं आप लोग के बारे में। बस नहीं है, और बच्चे हैं, दो लड़के आराम है, ठीक हो जाएंगे, अच्छा इलाज हो रहा है ये एम्स में। कोई मत नहीं, सब कर रहे हैं। जाना पड़ेगा, देखते और आगे बढ़ेंगे जहां नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में बरसात के दौरान जल निकासी और अन्य समस्याओं को लेकर बैठक हुई। बैठक में पेयजल निगम उत्तराखंड, जल संस्थान मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ ही नगर पालिका के सभासद मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही शहर में बरसात के समय जल निकासी और सभी वार्डों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया और उसके शीघ्र निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। मार्गों पर पड़े निर्माण सामग्री और सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए भी लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि संयुक्त बैठक के दौरान शहर की विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया है और बरसात के समय लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं सभासद गीता कुमाई ने कहा है कि बरसात से पहले संबंधित अधिकारियों को नाले खालों को खोलने के साथ ही सड़कों की मरम्मत और अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया है। उन्हें उम्मीद है कि शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं शहर के अंदर और उसी के चलते हुए क्योंकि बरसात भी शुरू हो गई है, उसी के चलते हुए सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है आज, और जिसमें हमारे जितने भी हमारे सम्मानित सभासदगण हैं उनके हर वार्ड की जो समस्याएं थी वो उनके समक्ष रखी गई है और जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो भी आज इस बैठक में तय की गई है। और मुझे उम्मीद है कि सभी विभाग पूरी तत्परता के साथ बरसात से पहले जो समस्याओं का निदान होना है उस निदान पे काम करें। नाले चौक हैं, कुछ पाइप लाइनों की वजह से चौक हैं, कुछ उस पर अतिक्रमण हुआ है उस वजह से भी बंद पड़े हुए हैं। अब वो तो एक अभी आज जो विभागों को निर्देशित भी किया गया है कि आप जहाँ पे भी जो भी चीजें बिखरी है, चाहे वो अतिक्रमण में भी आ रही है चीजें, आप उनको हटाइए ताकि यहाँ इस शहर की जो पानी की जो निकासी है वो निकासी की व्यवस्था बन पाए। सर्वप्रथम मैं अध्यक्षा जी का और हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बरसात को, आगामी बरसात को देखते हुए एक बैठक सुनिश्चित की ताकि नाले खाले या जो सीवर लाइन की समस्या उसका समाधान किया जा सके। तो सभी विभाग के पदाधिकारी आ रखे थे। जल निगम को मेरे द्वारा ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द जो हमारा आरकेडिया में एसटीपी बन रहा है और एक और जगह पे एसटीपी बन रहा है उसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
जिनका सीवर लाइन अगर सीवर लाइन कहीं कनेक्ट नहीं है वहां पे हमें चैम्बर बनाने की जरूरत है। तो एमई विभाग से ये कहा गया है कि आप उन मोहल्लों में जहां सीवर लाइन कनेक्ट नहीं हो पाई अभी एसटीपी की कमी के कारण, वहां पे नगर पालिका के माध्यम से चैम्बर बना दिए जाएं। ऐसे और कई सुझाव दिए गए हैं। बरसात शुरू उसको लेके भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा और नगर पालिका के द्वारा एक टीम सुनिश्चित की गई है जो सभी नालों की सफाई कर रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन का मलबा आ रहा है। पर मेरा कहना ये भी है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई काम करता है और मलबा सड़क पर छोड़ देता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। और वही मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। सरकारी भूमि पर न हो अवैध अतिक्रमण, अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए गए। अवैध कब्जा हटाने को लेकर भी कार्य योजना बनाए, जनपद स्तर पर प्रभावी कार्रवाई पर भी अमल हो। सरकारी भूमि में अतिक्रमण न हो इसके लिए बनाया जाए मजबूत मैकेनिज्म, सीएम ने कहा। वहीं गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे से प्राथमिकता से हटे अतिक्रमण, जिला स्तर पर संबंधित विभाग संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए अभियान, जहां मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ करें कठोर कार्रवाई। कूट रचना पर जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के मामलों पर भी लगाए प्रभावी रोक। जनपद देहरादून के एसओजी टीम में नियुक्त हेड कांस्टेबल कमल जोशी का हार्ट अटैक के कारण आकस्मिक निधन हो गया है। कमल जोशी के निधन से शहर और पुलिस विभाग में शोक की लहर है। एसएसपी अजय सिंह सहित पुलिस के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने कमल जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि दिवंगत कमल जोशी मूल रूप से ग्राम डोगरा कोट तहसील पार्टी जनपद चंपावत के रहने वाले थे, जो वर्तमान में अपने परिवार के साथ रुड़की जनपद हरिद्वार में रह रहे थे। कमल जोशी साल 2001 में कांस्टेबल के पद पर पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। उन्होंने साल 2022 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्राप्त की थी, जो कि वर्तमान में 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के मुख्य आरक्षी की ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान उनका यात्रा ड्यूटी पर उत्तरकाशी भी भेजा गया था। 2 दिन पहले ही कमल छुट्टी लेकर अपने घर रुड़की पहुंचे थे, जहां पर 26 जून की दोपहर को उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। पहले उनको रुड़की के अस्पताल में ले जाया गया। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर परिजन कमल जोशी को लेकर एम्स पहुंचे। एम्स में उन्हें हृदय घात हुआ और वे दुनिया को अलविदा कह गए। और आगे बढ़ेंगे, जहां कावड़ यात्रा की तैयारी ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में भी तेज हो गई है। डीएम निकिता खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कावड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया है और अधिकारियों से कावड़ यात्रा की तैयारी का फीडबैक लेकर उनको कई दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने क्षेत्र में संबंधित विभाग के अधिकारियों को 5 दिन में कावड़ियों के लिए सुविधाओं को जुटाने के लिए कहा। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि डीएम के साथ मिलकर कावड़ क्षेत्र में ब्रह्मानंद मोड़ और पीडब्ल्यूडी तिराहा, कैलाश गेट, भद्रकाली और ढालवाला में चंद्रभागा नदी का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पार्किंग और भीड़ में नियंत्रण के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। चंद्रभागा नदी में संतुलीकरण कर पार्किंग की व्यवस्था बनाने को कहा गया है। पार्किंग में पेयजल, बिजली और टॉयलेट की व्यवस्थाओं के लिए भी निर्देशित किया गया है, जहां कावड़ियों की सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है। ट्रैफिक का दबाव पड़ने पर वाहनों को डायवर्ट कर एंट्री और एग्जिट कराए जाने के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है और इस प्लान में तिपहिया वाहनों को भी शामिल कराया जाएगा। इस बीच परीक्षण से पहले नरेंद्रनगर तहसील सभागार में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए अब कावड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में जगह जगह तैयारी भी अब पूरी तरह से कर ली गई है। ऐसे में अभी क्या कुछ वर्तमान स्थिति है? देखिए, कांवड़ यात्रा जो है 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है और 23 जुलाई तक जो है ये बहुत बड़ा पीक टाइम माना जा रहा है, क्योंकि 23 जुलाई को जो है सावन की महाशिवरात्रि होगी और 11 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा जब चलेगी तो वो 3 जिलों को आपस में लेकर के चलती है। ऋषिकेश जनपद देहरादून में है, ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती जनपद टिहरी और जो नीलकंठ महादेव मंदिर है वो जनपद पौड़ी में पड़ता है। और जबकि हरिद्वार जो है वो खुद जिला है, तो वहां से जो कांवड़ियों की संख्या आती है वो हर साल लगभग
60 लाख 55 लाख के आसपास होती है। तो इतनी बड़ी संख्या को सबसे बड़ी बात होती है नियंत्रित करना, कि किस प्रकार से उनको नियंत्रित करके जो है सुव्यवस्थित तरीके से उनको नीलकंठ महादेव के दर्शन कराए जाएं। तो इसकी तैयारियां जो है लगभग आसपास के क्षेत्र में सभी शुरू हो गई है। कल एडीएम ने जो है ऋषिकेश में बैठक की थी, आज डीएम टिहरी और एसएसपी ने जो है निरीक्षण किया है मुनिकीरेती क्षेत्र का, और वहाँ पे जो है तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को देखा है कि जो कांवड़ियां आएंगे उनके लिए सुविधाओं को किस प्रकार यहाँ पर जुटाया जाए, क्योंकि उनके वाहन भी आएंगे, उनको भी खड़ा कराना है, उनको किस मार्ग से पैदल भेजना है और किस प्रकार से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है। इस पर सबसे बड़ा फोकस जो है पुलिस का बना हुआ है। साथ में जो कांवड़ियां आएंगे उनके लिए यहाँ पे बिजली, पानी और टॉयलेट की जो व्यवस्था है उस पर भी सबसे बड़ा फोकस है। इस संबंध में डीएम ने नरेंद्रनगर तहसील सभागार में जो है अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और उनको 5 दिन में सारी सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं और किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करने के लिए कहा है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल है, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी जो है और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत होने वाली है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार की ओर रुख करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।